हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 में यूनिट नंबर 4 प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ टोटल मार्क्स वेटेज 13 मार्क्स का है और क्वेश्चन के पैटर्न की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 6 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है और क्वेश्चन नंबर 10 4 मार्क्स का बेस थ्योरम का है। और लास्ट 2-3 ईयर से यही ट्रेंड चलता आ रहा है कि बेस थ्योरम या टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और जो रिमेनिंग 3 मार्क्स का है ये इंडिपेंडेंट इवेंट और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने आपको पहले भी एडवाइस किया था कि अगर आपको अपने को रिवीजन करना है तो आप यूनिट वाइज या सेक्शन वाइज रिवीजन करिए। आप रिवीजन करिए, उसके बाद एक पेपर सॉल्व करिए। यहाँ पे हमने स्पेसिमेन पेपर 2025 और बोर्ड एग्जाम पेपर 2018 से 2024 तक ये आपको पेपर सॉल्व करवाएं और इनका पीडीएफ लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आप रिवीजन करिए किसी एक यूनिट का या सेक्शन का, उसके बाद एक पेपर सॉल्व करिए, सेल्फ इवैल्यूएशन करिए कि आपको और क्या चीज उसमें इंप्रूव करनी है वो इंप्रूव करिए और उसके बाद नेक्स्ट पेपर सॉल्व करिए और फिर सेम चीज अप्लाई करिए। तो आप देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि टीना इज प्रैक्टिसिंग एन अपकमिंग राइफल शूटिंग टूर्नामेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर शूटिंग द टारगेट इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शॉट, उसने फर्स्ट शॉट मारा, सेकंड शॉट मारा, थर्ड शॉट मारा, फोर्थ शॉट मारा, उसमें इसमें हिट हुआ, फर्स्ट शॉट में हिट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। सेकंड शॉट में हिट हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3, थर्ड शॉट में हिट हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 और फोर्थ शॉट में हिट हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1। अब देखिए फोर्थ शॉट में अगर वो हिट होगा या नहीं होगा उससे फर्स्ट 3 शॉट का कोई मतलब नहीं है, मींस किसी भी शॉट का किसी भी शॉट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मींस द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो क्या कहते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 शॉट ऑफ टीना हिटिंग द टारगेट। मींस यहां पर कोई एक शॉट हिट हो जाए तो हो सकता है फर्स्ट शॉट हिट हो जाए, हो सकता है सेकंड हो सकता है थर्ड हो सकता है फोर्थ हो सकता है फर्स्ट सेकंड हो सकता है सेकंड थर्ड हो सकता है थर्ड फोर्थ हो। इसी तरह से 2 वाले बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड हो। 3 वाले बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 वाले सारे कॉम्बिनेशन। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पे क्या होगा कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, आप समझ गए होंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ द शॉट हिट द टारगेट। तो एटलीस्ट 1 वाले केस को हम लोग नन ऑफ द शॉट से करते हैं और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास गिवन है। ए मींस कि फर्स्ट शॉट से टारगेट हिट हो जाए 0.4, ये आप लिख लीजिएगा। वैसे 1 मार्क्स का इतना कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ये हो जाएगा आपके पास 0.6। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है आपके पास 0.3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार हो जाएगा 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मींस थर्ड शॉट हिट कर जाए टारगेट को, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार 0.8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 0.1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार इज इक्वल टू 0.9। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना लिखेंगे? तो यहां पे ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस नन ऑफ द शॉट हिट द टारगेट। और मैंने जैसे बताया आपके पास देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट के बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। यहां पे ए बी सी डी ये आपको पता चल गया इंडिपेंडेंट है, आर इंडिपेंडेंट। तो इनका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी इंडिपेंडेंट होता है। और इंडिपेंडेंट के केस में अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो जैसे बताया ए बार बी बार भी इंडिपेंडेंट होगा, मींस कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। और उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, ये इसको अवॉइड मत करिए क्योंकि ये बाद में भी आपके कहीं ना कहीं यूज में आएंगी। तो ये हो जाएगा आपके पास नन ऑफ द शॉट हिट द टारगेट मींस ए बार इंटरसेक्शन मींस ए भी हिट ना करे एंड बी भी हिट ना करे एंड सी भी हिट ना करे एंड डी भी हिट ना करे। एंड दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बार। और अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, सिर्फ कैलकुलेशन बची है। 0.6 इंटू 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.9 एंड दिस इज, तो 0.6976 इज अवर आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, जरा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इवैल्यूएट दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यहां पे ए प्रोबेबिलिटी, टॉइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये दिया है। ए बार बी दिया है, मींस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। और अगर एग्जॉस्टिव है तो दिस इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो बेसिकली तीन ही चीजें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और इंडिपेंडेंट। अब हमारे पास क्या है, देखिए ये गिवन है, ये गिवन है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो ये गिवन नहीं है तो इसको हम लोग निकाल देते हैं पहले इसकी हेल्प से कि वी नो probability of A bar B, this is probability of A intersection B upon probability of B, and this implies probability of A intersection B निकालना है, this is probability of A bar B into probability of B, और probability of A bar B है 2/5, और probability of B देखिए यहां से 5/13 है, that is this is 2/13। तो क्या आ जाएगा, probability of A union B is equal to probability of 2 probability of A is equal to 5/13, तो 5 probability of A is 5/26, तो 5/26 डायरेक्ट ही कर दिया। this is 5/13 minus 2/13 and this is 26 5 plus 10 minus 4 that is 15 minus 11/26 is our answer। ओके तो देखिए 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो शॉर्ट है और 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन लेंथी हो गया। तो वहां पे आप लोग चाहें तो ये सारी डिटेल ना भी लिखें, ये सारी डिटेल ना भी लिखे, सीधा सीधा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डाल के यहां से शुरू कर सकते हैं, फिर भी कैलकुलेशन तो है ही इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ ज्वेलरी सेलर हैज प्रीशियस जेम इन व्हाइट एंड रेड कलर विच ही हैज पुट इन 3 बॉक्सेस। 3 बॉक्सेस में उसने पुट किए, व्हाइट और रेड कलर के उसके जेम है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज जेम्स इज शोन इन द टेबल। इस तरह से उसने टेबल में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है जेम का। कैसे, बॉक्स 1 में 1 व्हाइट 2 रेड है, बॉक्स 2 में 2 व्हाइट 3 रेड है, और बॉक्स 3 में 3 व्हाइट और 1 रेड है। ही वॉन्ट टू गिव 2 जेम्स टू हिज मदर, 2 जेम्स देने, सो ही आस्क हर टू सेलेक्ट। अब कैसे सेलेक्ट कर रहा है उसने, 1 बॉक्स कैसे सेलेक्ट करने के लिए कहा कि 1 बॉक्स एट रैंडम, कि एक बॉक्स रेंडमली सेलेक्ट करिए, एंड पिक आउट एनी 2 जेम वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, और उसके बाद आप एक एक निकालते रहिए, रिप्लेस नहीं करना है फ्रॉम द सेलेक्टेड बॉक्स। मींस क्या है, पहले तो बॉक्स सेलेक्ट करना है, पहले क्या करना है, बॉक्स सेलेक्ट करना है, B1 B2 और B3। देखिए जैसे ही आपको समझ में आए कि बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है, फिर उसके बाद जेम आ रहे हैं, तो इट मींस यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो यहां पे ये क्वेश्चन या तो टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या बेस थ्योरम से होगा। तो इसे डायग्राम बना लीजिए। तो अब आपके पास 3 बॉक्स हैं, तो 3 बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तीनों बॉक्स में कुछ ऐसा गिवन तो नहीं है कि इसके बॉक्स की प्रोबेबिलिटी अलग है, इसकी अलग है, तो इट मींस इक्वल लाइकली है। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 जो है वो 1/3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 ये भी 1/3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 ये भी 1/3 है। ओके, लैंग्वेज हम लोग बाद में लिख लेंगे, फिलहाल डायग्राम अगर एक बार आप बना लेंगे तो क्वेश्चन हो सकता डायग्राम में ही सॉल्व हो जाता है कई बार। तो अब क्या करना है, उसकी मदर को फाइनली एक बॉक्स सेलेक्ट करना है, और उस बॉक्स में से एक एक करके 2 जेम सेलेक्ट करने। द मदर सेलेक्ट 1 व्हाइट एंड 1 रेड, और फाइनली 1 व्हाइट और 1 रेड जेम सेलेक्ट किया। और अगर ये इवेंट ई है तो मींस ये 1 व्हाइट और 1 रेड यहां से भी हो सकता है, ये यहां से भी हो सकता है, और ये इवेंट क्या होगी, ई 1 व्हाइट 1 रेड। कब, जब B1 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ये हो जाएगा E when B1 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, मींस जब B1 बॉक्स सेलेक्ट हो चुका है। इसी तरह से यहां से भी हो सकती है E, जब B2 सेलेक्ट हो चुका हो, और इसी तरह से यही तो आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी
कि किसी एक इवेंट को जब दूसरी इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है B3। ओके, अब यहां से क्या होगा देखिए, अब यहां से अगर हम लोग देखें यहीं से सब कुछ निकल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार B1 ये क्या हो जाएगा, मींस हमें एक व्हाइट और एक रेड सेलेक्ट करना है। हमें पता है बॉक्स 1 हम सेलेक्ट कर चुके, बॉक्स 1 में से। अब बॉक्स 1 की कंडीशन देखिए, यहां पे बॉक्स 1 आपके पास ये है, एक व्हाइट और 2 रेड है यहां पे आपके पास, तो टोटल आपके पास 3 हैं। तो 3 में से 2 सेलेक्ट करनी है, मींस 3C2, और एक व्हाइट और एक रेड करनी है। व्हाइट एक है, एक में से एक, और रेड 2 है, तो 2 में से 1। ओके, तो 1C1 इंटू 2C1 अपॉन 3C2। इसी तरह से यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार B2 ये क्या हो जाएगा, आपके पास B2 में देखिए, यहां पे सेकंड बॉक्स में देखिए 2 व्हाइट और 3 रेड हैं, तो 2 व्हाइट और 3 रेड मींस 5 है। 5 में से 2 सेलेक्ट करनी है, मींस 5C2। 2 व्हाइट में से 1 सेलेक्ट करनी है, और 3 रेड में से 1 सेलेक्ट करनी है, तो ये आ गया। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार B3 ये क्या हो जाएगा, अब यहां देखिए थर्ड बॉक्स में आपके पास 3 व्हाइट और 1 रेड हैं, तो यहां पे टोटल 4 है, तो 4 में से 2, और यहां पे आपके पास 3 व्हाइट है उसमें से 1, और 1 रेड है उसमें से 1, ये निकल गया। अब क्या कहता है कि द मदर सेलेक्ट 1 व्हाइट होगी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द जैम ड्रॉन, जैम तो ड्रॉ हुआ, ये वाला प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जैम तो ड्रॉ हुआ, पर वो कहां से हुआ, फ्रॉम बॉक्स 2, यानी कि बॉक्स 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमें पता है कि जैम ड्रॉ हो चुके हैं, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 बार E हो गया आपके पास बेस थ्योरम। और देखिए ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन, जो जो चीजें थी वो सारा डेटा आ चुका है आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ E आसानी से निकल जाएगा, क्या होगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, और दिस, इसके लिए ही हम एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। मेन जो भी चीज है वो यहां पे है। ओके, तो अब हम लोग अगर इसकी लैंग्वेज लिख ले यहां पे, तो B1 क्या है, B1 है टू सेलेक्ट बॉक्स फर्स्ट, B2 टू सेलेक्ट बॉक्स 2, और B3 है आपके पास टू सेलेक्ट बॉक्स 3। इवेंट हो गया। ओके, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 देखें इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, ये आपके पास इक्वल लाइकली हो गई 1/3। और E जो है आपके पास ये है सेलेक्टिंग, सेलेक्टिंग देखिए यहां पे लिखा ना E, सेलेक्टिंग 1 व्हाइट एंड 1 रेड, 1 व्हाइट एंड 1 रेड जैम। ओके, तो E बार B1 क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला E बार B1 ये क्या है, सेलेक्टिंग, ये है सेलेक्टिंग 1 व्हाइट 1 रेड फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट, और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार B1 ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां पे 1C1 इंटू 2C1 अपॉन 3C2, और 1C1 तो 1 होगा, 2C1 2 होगा, और 3C2 देखिए ये जरा ध्यान रखिएगा, यहां पे लिख देते हैं NC2, दिस इज NN-1 अपॉन 2। ओके, तो क्या होगा, बार बार आपको ये फैक्टोरियल नहीं खोलना पड़ेगा, तो 3C2 मींस 3 इंटू 2 अपॉन 2, दैट इज 3, दैट इज 2 अपॉन 3। ओके, अब आपको टाइम सेव करना है तो ये सब काम तो करने पड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार B2 सेलेक्टिंग 1 व्हाइट 1 रेड फ्रॉम बॉक्स 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार B2 ये हो जाएगा, देखिए वहां लिखा है 2C1 मींस 2 लिख लेते हैं, 3C1 अपॉन 5C2, दैट इज 2C1 इज 2, 3C1 इज 3, और 5C2 जैसे बताया 5 इंटू 4 20 अपॉन 2 दैट इज 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 अपॉन 5। ओके, और इसी तरह से सिमिलरली अगर हम आगे बात करें E बार B3 ये हो जाएगा सेलेक्टिंग 1 व्हाइट 1 रेड फ्रॉम बॉक्स 3, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार B3 इज इक्वल टू ये है 3C1 इंटू 1C1 अपॉन 4C2, दैट इज 3 इंटू 1 अपॉन 4C2 इज 4 इंटू 3 अपॉन 2, दैट इज 6, दैट इज 1 अपॉन 2, और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 बार E, और यहां पे हम अप्लाई कर देंगे बेस थ्योरम। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है फ्रॉम बेस थ्योरम।
दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार B2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कहें या फिर हम लोग समेशन कहें या फिर हम लोग कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार B3। ओके, ये जो डिनोमिनेटर है ये आपको देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अगर वो क्वेश्चन में पूछता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन व्हाइट एंड वन रेड, ये वन व्हाइट एंड वन रेड जेम इज सेलेक्टेड, तो उस केस में फिर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ E फाइंड करना पड़ता और वो हम लोग लगाते हैं वहां पे टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, और उस केस में हमें सिर्फ ये डिनोमिनेटर जो है वही निकालना होता। ओके, और बेस थ्योरम में आपके पास थोड़ा सा ये एक स्टेप बढ़ जाता है, बस और कुछ नहीं है। तो यहां पे क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 तो 1/3 ही है, E बार B2 इज 3/5। अब ये सॉल्व हो चुका है, 1/3 इंटू 2/3 प्लस 1/3 इंटू 3/5 प्लस 1/3 इंटू 1/2। इसे सॉल्व कर लीजिए तो 3 तो सब में ही है, कैंसिल हो गया, और यहां पे आ गया 3/5 अपॉन 30 एलसीएम ले लिया तो 10 20 प्लस 6 18 प्लस 15 दैट इज ये 6, और 18 अपॉन 38 एंड 43 53। दिस इज अवर आंसर 18/53। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, सिर्फ क्या था जैसे मैंने बताया आप डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बना लेंगे तो ये क्वेश्चन ये वाला अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो क्वेश्चन देखिए, बाकी ये सारी डिटेल जो हमने इस डायग्राम से ही तो ली है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है 6 मार्क्स का, और ये है आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का केस। अ प्राइमरी स्कूल टीचर वांट टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ लार्ज नंबर टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 की कौन सा लार्ज होता है कौन सा स्मॉल होता है। टू टीच हिज दिस कॉन्सेप्ट ही कंडक्ट एन एक्टिविटी इन हिज क्लास, ही आस्क्ड द चिल्ड्रन टू सेलेक्ट 2 नंबर फ्रॉम अ सेट ऑफ नंबर। आपके पास 2 3 4 5 4 नंबर है, उन्होंने कहा कि 2 नंबर आप सेलेक्ट करिए, तो वो बताएगा, जैसे मान लीजिए 2 और 3 सेलेक्ट किया तो बताना है कि कौन सा लार्ज है। इस तरह से उन्होंने एक्टिविटी करी लार्ज नंबर सिखाने के लिए। वन आफ्टर दी अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, तो देखिए जब वन आफ्टर दी अदर विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो ये सेम इसी तरह से होता है जैसे आपके पास साइमल्टेनियसली सिलेक्शन हो। ओके, तो ऑल द आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटी आर टेबुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्डर पेयर गिवन बिलो। अब इस एक्टिविटी को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दे। देखिए जैसे 2 3 4 5 ये उसके नंबर्स आ गए, ऑर्डर पेयर में लेना है ना उसको, 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो हो सकता है 2 2 कर ले, 2 3 कर ले, 2 4 कर ले। इसी तरह से ये हो गया आपके पास 3 2 3 3 3 5 4 2 4 4, कुछ मिसिंग है इसमें, वो अभी हमें आगे कहेंगे। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अब फर्स्ट कंप्लीट करना है तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा कि फर्स्ट 2 सेलेक्ट कर ले और सेकंड 5, यही था ना फर्स्ट 2 वाला। इसी तरह से यहां पे क्या है आपके पास 3,4, यहां पे क्या है आपके पास 4,3, और यहां पे क्या है 5,2। इसी तरह से तो टेबल बनी है कि ये जो फर्स्ट वाला है, ये जो फर्स्ट नंबर है वो यहां से लिया गया, और जो सेकंड वाला ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो यहां से लिया गया। तो ये हमने बना दिया, तो क्या हो गया हमारे पास 2 5 और 3 4 और 4 3 एंड 5 2। देखिए कितना सिंपल है। अब सेकंड क्या कहता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हैविंग 1 लार्ज नंबर। 1 लार्ज नंबर हमें देखना है, तो 1 लार्ज नंबर के लिए देखिए यहां पे क्या है, यहां पे जो इसके डायगोनल एलिमेंट है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसे लार्ज नंबर का कॉन्सेप्ट समझाना है ना, तो लार्ज नंबर के कॉन्सेप्ट में ये कोई काम के नहीं है। तो टोटल 16 पेयर्स हैं यहाँ पे, जिसमें से 4 जो है वो इक्वल है, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट सेम है, हमें लार्ज नंबर के कॉन्सेप्ट में काम नहीं आएगा। तो यहाँ पे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हैविंग 1 लार्ज नंबर, तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हैविंग 1 लार्ज नंबर इज 16 - 4, 16 - 4 दैट इज 12। देखिए कितना सिंपल है। थर्ड है हमारे पास, लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर। x जो है वो है लार्जर ऑफ
टू नंबर्स, तो x की वैल्यू क्या क्या होंगी? तो देखिए आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 2 3 4 5 2 3 4 5 इनसे बने हैं। तो लार्जर नंबर 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 के किसी के साथ भी आप कॉम्बिनेशन लेंगे तो 2 तो लार्जर होगा ही नहीं। 3 लार्जर हो सकता है? यस 3 लार्जर हो सकता है। 3 के साथ जब आप पेयर 2 का लेंगे तो ये लार्जर हो सकता है। ओके 4 लार्जर हो सकता है? यस 4 2 के साथ लार्जर हो सकता है, 4 3 के साथ लार्जर हो सकता है। 5 लार्जर हो सकता है, 5 2 के साथ, 5 3 के साथ, 5 4 के साथ लार्जर हो सकता है। और चूंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट और दोनों एलिमेंट चलेंगे, तो जब हम लोग बात करेंगे से 4 की, तो यहां पे क्या होगा? 4 लार्जर है 4 2 और 4 3 में, और 4 लार्जर है 2 4 और 3 4 में भी। ओके तो ये जरा हमें ध्यान रखना है। तो यहां पे जो लार्जर है, अगर x लार्जर नंबर है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पे x की वैल्यू होगी 3 4 और 5। ओके और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि व्हेन 3 इज लार्जर मींस 3 इज लार्जर। अब 3 लार्जर कितने केस में है? देखिए यहां पे 3 लार्जर यहां पे है। देखिए 3 वाला देख लीजिए, यहां देख लीजिए और यहां देख लीजिए, इन्हीं से पता चल जाएगा। मींस इस वाले कॉलम से और इस वाले रो से पता चल जाएगा। यहीं पे तो 3 आ रहा है बस, और कहीं 3 थोड़ी ना आ रहा है। तो अगर हम देखें 3 लार्जर यहां पे है, और एक तो ये वाला, एक तो यहां पे और एक यहां पे है, और कहीं पे भी 3 लार्जर नहीं है। इस केस में 3 4 3 5 लार्जर नहीं है। तो 2 पे ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिसमें 3 लार्जर हैं, और उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2, और टोटल है हमारे पास 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 हो गया 2/12। देखिए कितना, क्वेश्चन को सिर्फ समझना है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। अब 4 की अगर हम लोग बात करें कि 4 लार्जर हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी हमारा डिलीट हो गया, इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ये था हमारा 2,5, ये था हमारा 3,4, ये था हमारा 4,3 और ये 5,2। ओके अब 4 लार्जर कहां पे है? देखिए 4 लार्जर के लिए हम एक ये वाला कॉलम देख लेते हैं और एक ये वाला कॉलम देख लेते हैं, ये रो देख लेते हैं। तो कॉलम में अगर देखें तो 4 लार्जर यहां पे है, यहां पे 2 ऑर्डर्ड पेयर तो ये हो गए, और यहां पे 3 और 4 हो गए, मींस 4/12। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 की बात करें तो आप ये देख लीजिए, ये वाला कॉलम और ये वाली रो, तो कितना हो गया? 1 5 लार्जर 2 5 लार्जर 3 5 लार्जर 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे जिसमें 5 लार्जर हैं, तो 6/12 6/12। ओके तो यहां पे अगर हम लोग इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को बनाएं तो ये हो गया x और px इज इक्वल टू x। तो ये हो गई हमारे पास 3 के लिए 2/12 मींस 1/6। 4 के लिए हमारे पास 4/12, दिस इज 1/6, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 1/2, 1/3 और 1/5 के लिए 1/2। और इसको चेक करने का मेथड ये है कि समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ xi ये आपके पास 1 होता है, और कितना हो गया? 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। तो देख लीजिए 6 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6/6 दैट इज 1, मीन्स ये हमारा सही है। और फोर्थ क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 5। तो लेस देन 5 का मीन्स लेस देन होगी या फिर 4 होगी। ओके और 3 के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 कितना है हमारे पास? 1/6, और 4 का है 1/3, दैट इज 6, और 1 प्लस 2 दैट इज 3/6, दैट इज 1/2। 1/2 इज अवर आंसर। ओके ये तो एक्स्ट्रा हो गया, और ये हमारा फोर्थ पार्ट था। और फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? फिफ्थ पार्ट तो इजी है, मीन निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू कहे या मीन कहे, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो गई ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? दिस इज समेशन xi pxi, और ये कितना हो गया? 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/3 प्लस 5 इंटू 1/2, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 6, और 6 फिर कैंसिल ही क्यों करें, तो ये हो गया 6 3 प्लस 2 8 प्लस 3 और 5 15 मीन्स 23 और 26/6 दैट इज 13/3 13/3 इज अवर आंसर।
तो देखिए ना तो ज्यादा कैलकुलेशन है ना ही बहुत ज्यादा लेंथ है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। थोड़ा सा हमें जो है रैंडम वेरिएबल है कंफ्यूज करता है। एक बार इसके समझ में आ गया तो फिर तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में बोर्ड एग्जाम पेपर 2023 और जो रिमेनिंग पेपर्स हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।